कहानी का हिस्सा 2। मैं आज दूसरी कहानी लेकर आप सभी के बीच में आया हूं। पहली कहानी को आप लोगों ने बहुत सराहा, सामाजिक परिवेश पर और आज के आधुनिक समय पर आधारित वो कहानी थी और लगातार उसके लिए मुझे कई तरीके के सुझाव, कई तरीके की शुभकामना और एक अच्छी विषय रखने के लिए मुझे लोगों ने प्रेरणा दी। मैं धन्यवाद किया। मैं उन सभी का शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। मैं कल ही कहानी के अंतिम पड़ाव में कहा था कि कल सुबह मुझे एक फोन आया सुबह सुबह, और एक ड्राइवर जो गाड़ी कहीं ड्राइविंग करता है उसे परेशानी हो रही थी, और उस संबंध में उसने जो कहानी कही वो मैं निरंतर इस बात को देखते हुए, सुनते हुए मुझे यह समझ में आ रहा था कि ऐसी घटनाओं को लेकर हमें सोचने समझने की जरूरत है। अक्सर आप देखते हैं कि जो गाड़ी होती है वो अक्सर किसी पूंजीपति का होता है और वो ड्राइवर रखकर गाड़ियों का संचालन कराते हैं। आप देखते होंगे कि गाड़ियों की स्पीड अमूमन इतनी ज्यादा होती है क्योंकि टाइमिंग पकड़ना होता है। आप खास करके बड़े बड़े बसों को देखिएगा और लोकल बसें जो चलती है उनका भी एक टाइमिंग होता है, और उस टाइमिंग के कारण ड्राइवर के ऊपर टाइमिंग पकड़ने का बड़ा दबाव होता है। अगर वो समय से चूकते हैं तो उनका मालिक उन पर जिस प्रकार से भी हो टोन कसता है, कमेंट करता है और उससे परेशानी होती है। परेशानियों के कारण आप देखते हैं कि अक्सर बड़ी गाड़ियों के कारण छोटी गाड़ियों को, साथ ही साथ आम पब्लिक जो मोटरसाइकिल पे चलती है, साइकिल से चलती है या पैदल चलती है, इन सभी को बड़ी बड़ी गाड़ियां सीधे चढ़ा करके चली जाती है। दोषी हो जाते हैं ड्राइवर। कारण भी है क्योंकि बिहार में या भारत में कहा जाए कि ड्राइविंग सेंस या लोगों को सड़कों पर चलने का सेंस नहीं है। इसके लिए ही आपको याद होगा कि गुलाम भारत में जब गुलाम भारत के बाद आजादी का नींव पड़ा तो उस पीरियड में प्रशासन को अच्छी ताकत दी गई, शक्ति दी गई और कहा गया कि आप समाज निर्माण की भूमिका में आइए। लेकिन धीरे धीरे भारत के संसद में राजनेताओं की जो स्थिति हो गई, राजनेताओं ने अपने वजूद में देश को लेकर के आने का प्रयास किया। इसका परिणाम हो गया कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सभी बेकार हो गए और वो सभी लोग एक 8वां पास, 7वां पास, हत्यारे, तरीपार लोगों के का जी हिजूरी करते हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से वो नौकरशाह हैं और वो जाकर जनप्रतिनिधि बनकर के मालिक बन जाते हैं। इसलिए आप परंपरागत रूप से देखेंगे तो ड्राइविंग की स्थिति, क्योंकि देश का ड्राइवर ही ठीक नहीं है तो पब्लिक में आम लोगों की स्थिति अच्छी कभी नहीं हो सकती है। देश का संचालन अच्छे हाथों में न होना, धरातल पे अच्छी चीजों का आना आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहानी को अलग न मोड़कर मैं कल जो सुना उस लड़के के मुख से वही मैं बयां करता हूं। उसने फोन किया और उसने कहा कि सर, मैं आपका वीडियो देखता हूं, मैंने देखा कि आप लगातार सरकार से, प्रशासन से और सभी लोगों से सवाल करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। भाषा उनकी थोड़ी सी जो गांव की होती है वही थी और मैंने भी उसी भाषा में बात किया, लेकिन मैं आपके बीच जो बात रख रहा हूं अपने तरीके से रख रहा हूं। उन्होंने जो कहा वो बहुत ही मार्मिक था और बहुत ही दुखद था। वो किसी ड्राइवर जो है वो किसी के यहाँ काम करता है और गाड़ी का मालिक किसी बड़ी कंपनी में टेंडर देकर के रखा हुआ है गाड़ी को। गाड़ियों का, क्योंकि बड़ी कंपनियों में सामान को पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है, तो सामान पहुंचाने, ले जाने और खास करके
आप हाजीपुर क्षेत्र का सड़कों का स्थिति देखेंगे, जिसे पटना जाना होता है तो पटना पुल की स्थिति आप देखते हैं कितना खराब था। अभी धीरे धीरे कुछ ठीक हुआ है, लेकिन पटना पुल तक आप देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र से या रामशीष चौक से या अनजानपीर से जाने में दोनों तरफ कितनी परेशानी है। 99% सड़कें नहीं है, सड़कों पे 99% गड्ढे हैं, और इस कारण टाइमिंग पकड़ना, जल्दी चलना और समय पर सामान को पहुंचाने की हड़बड़ी में गाड़ियों में कभी नोक झोंक जो होती है हो ही जाती है, टक्कर हो जाती है। बड़ी गाड़ियों का भी वही हाल है, क्योंकि बड़े बड़े डंपर चलते हैं, बहुत बड़े बड़े बसेस चलती हैं, तो छोटी मोटी गाड़ियों के लिए जैसे फोर व्हीलर जो स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, या इस तरीके से जो भी गाड़ियां हैं, एक्सयूवी है, बहुत सारी फोर व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो चलाने वाले लोगों के लिए परेशानी जरूर होती है। साथ ही साथ जो छोटा हाथी जैसा मालवाहक गाड़ियां हैं, उसके ड्राइवर को भी इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। यह बात तो तय है कि ड्राइविंग करने वाले लोग भारत के अंदर साक्षर नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो ड्राइवर के पैमाने को नहीं समझते हैं, और कोई गांव में अपना कहीं भी किसी के साथ 2-4 दिन लग करके गाड़ी सीख लेते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और ना उनके आंख की स्थिति अच्छी है। वो ड्राइविंग करते हैं तो आंख का एक पैमाना होता है, उस स्तर पे अगर जांच कर लिया जाए तो बहुत बड़ी जो परेशानियां हैं ड्राइवरों के लिए, आंखों से नहीं दिखाई देना, वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई सिस्टम है नहीं। प्रशासन का काम यह, वैशाली में आप देखेंगे कि जो खाकी वर्दी में है वो अपराधी की तरह, जैसे गुंडे होते हैं वो हफ्ता वसूली करते हैं, उसी तरीके से वैशाली जिला में जब प्रशासन की बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे, तो हफ्ता वसूली के लिए अपना दुकान कहीं ना कहीं लगाकर खड़े होते हैं। वो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी का हेलमेट नहीं है, तो वो सीधा वसूली करते हैं। उसमें ये प्रेरणा देने वाली गुण नहीं नजर आती है कि वो अगर हेलमेट नहीं है तो हम हेलमेट उसको उपलब्ध कराएं उसी पेनल्टी में। लेकिन यहाँ पे राजनेताओं के दरबार को भरना है, उनके खजाने को भरना है, उनको अपनी वाहवाही कहलानी है कि हमने वसूल करके दिया, तो उस आधार पे यहाँ के डीएमएसपी के निगरानी में जो स्थानीय रूप से थाना में पदस्थापित जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो दुकानदारी करते हैं। तो इसमें बड़े बड़े जो अधिकारी पदाधिकारी उनकी भूमिका होती है। तो इसी स्तर पे उस बंदे ने बताया, उस लड़के ने बताया कि सर स्थिति यह है कि हम कई जगह टकरा गए, हमारा एक बार पैर कट गया, चोट बहुत गंभीर था, फिर भी हमें छुट्टी नहीं मिली और हम 4-5 दिन नहीं गए तो दूसरा ड्राइवर रख लिया गया। फिर किसी भी तरीके से हम वहां पे गाड़ी पे, उनके दूसरे गाड़ी पे चढ़ पाए, लेकिन हमें उतने दिन का सैलरी नहीं दिया गया, साथ ही साथ कोई भी इलाज का खर्च हमें उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उसने एक बड़ी मार्मिक और बहुत ही अमानवीय घटना को बताते हुए कहा कि हमारे एक कलीग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ बड़ी घटना हो गई थी। उनके परिवार में एक आदमी ड्राइविंग कर रहे थे, वो डेथ कर गए थे, और डेथ कर गए और लगभग 10 साल से उस मालिक के यहाँ ड्राइविंग करते थे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का सहूलियत नहीं मिला। उनका जो मासिक वेतन था वही मिला और उनका जीवन खत्म। उनके छोटे छोटे बच्चे, परिवार सब हैंड टू माउथ हो गए। उनकी भाषा कुछ अलग थी, लेकिन यही कहानी है। मालिक जो है गाड़ियों का, वो किसी का स्क्रैच हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो अपना इंश्योरेंस करा के अपना मैनेज कर लेता है, डेंटिंग पेंटिंग या किसी भी प्रकार का, क्योंकि मालवाहक गाड़ियां ज्यादा उनके पास है, तो वो मालवाहक गाड़ियों में आप देखते होंगे कि ठुका हुआ रहता है, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितने बार गाड़ियां ठुक जाती हैं उसका क्लेम लेकर के अपना किसी प्रकार का वो मालिक सेटल भी करता है, और उतना ही पैसे का बिल
ड्राइवर से काट लेते हैं। इस ड्राइवर ने बताया कि एक चोट गाड़ी में धक्का लग गया, हमारा भी नुकसान हुआ था। जब हम आए तो पता चला कि हमें हटा दिया गया है। बहुत मुश्किल से हम ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने का शर्त यह था कि 27-28 हजार रुपये उसका बिल था, वो पूरा बिल आपको देना होगा। उस ड्राइवर ने बताया कि मेरा 9,000 का 9,000 मेरी सैलरी है सर, 9 या 27,000 28,000 मेरा ऊपर कर्ज है। अब बताइए कि कहीं गाड़ियों में धक्का लगता है, पुलिस पकड़ लिया था, तो पुलिस के साथ मिलकर 1 सप्ताह तक मुझे यह गुमराह किया गया कि हम मैनेज लोगों से नहीं करेंगे, वो केस थाना के माध्यम से नहीं, कोर्ट से हम छुड़वा लेंगे। लेकिन 1 सप्ताह के बाद हमें पता चला कि थाना से मैनेज करके गाड़ी को छुड़ा लिया गया। साथ ही साथ जिसके गाड़ियों में धक्का लगा था उसके साथ भी जो भी था उसको छुड़ा उड़ा करके निपटा लिया गया। लेकिन उसका पूरा बिल जितना भी खर्च हुआ वो अलग से मेरे मत्थे पे डाल दिया गया। तो 27,000 के आसपास पूरा हुआ। और हम किस प्रकार से जी रहे हैं, क्योंकि उस लड़के को यह महसूस हुआ कि मेरी बात कोई सुन पाएगा। वो कई थानों में गए, जानने का प्रयास किया कि सर अगर कोर्ट से छुड़ाना था, मैं ड्राइविंग लाइसेंस था, मैं कोर्ट में खड़ा होता, मुझे जो सजा होनी होती मैं वहां पे भुगतता। लेकिन जब कोर्ट में जाने की बात थी तो मालिक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, हम किस स्तर पर जाकर के काम कर पाए, यह बड़ी मुसीबत वाली चीज है। घर परिवार चलाना है, समस्याएं बहुत है। अब 27-28 हजार रुपए हम उनको दे मालिक को, अब 3-4 महीने हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा पिएगा? अब मुझे फोन किया उन्होंने, तो मैंने कहा कि इसके लिए तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। तो कहते कंप्लेन किसको करने जाऊंगा सर, हम लोग के साथ तो बड़ी मुसीबत है। अब यह चीज समझ में नहीं आती है कि जो लोग अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उसके लिए मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा? जो सामने आने को तैयार नहीं है उसकी लड़ाई मैं क्या लड़ूंगा? इस भारत के संविधान में कहीं भी कोई चीज अच्छा दिखता है क्या? जब है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? तो इन परिस्थितियों में मैं उस ड्राइवर बंधु का मैं मदद क्या कर पाऊंगा? यह वीडियो जब वो देखेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उनकी ही कहानी है। लेकिन एक चीज तो तय है कि इस कहानी के माध्यम से मैं प्रशासन से, सरकार से आग्रह जरूर करूंगा कि ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए कुछ उचित तरीका बनाया जाए। उनके ड्राइविंग पे जो भी काम करने जाते हैं लोग, जो भी ड्राइवर रखे हुए हैं, जो गाड़ी चलाने वाले लोग, उनका मेडिकल चेकअप के लिए व्यवस्था की जाए। उनकी मालिक जो रख रहे हैं उनको बोलिए कम से कम 20-25 लाख का उसका इंश्योरेंस करा करके रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए वो तैयार है। जब इंश्योरेंस क्लेम मिल ही जाता है, या तो कोर्ट से छुड़वाए या नहीं तो क्लेम सेटलमेंट करे, तो क्लेम की बात हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़कों की है। सड़कें है नहीं, सड़कों की समस्या गड्ढों में तब्दील सड़कें हैं। समस्या ये आती है कि कोई भी आदमी, कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि किसी की गाड़ी में जाकर ठोक दे। लेकिन सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। इस पे हम कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि उस लड़के ने मुझे जो फोन किया वो खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो आवेदन देने के लिए तैयार नहीं है, उसका मालिक उसको निकाल देगा, फिर कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी, पढ़ा लिखा नहीं है। तो आखिर मैं इस समस्या का क्या समाधान कर सकता हूँ? वोट डालते समय आप जाति, धर्म, समुदाय के नाम पे वोट देते हैं। अब समस्या खड़ी होती है तो मुझे फोन करते हैं। क्या वही वीडियो देखकर आपने उस समय वोट देते समय सोचा था कि मनीष सिंह जो कह रहे हैं उस पर भी विचार कर लिया जाए? लेकिन दर्जनों कहानी है। विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, दर्जनों लोग हैं जो मदद की गुहार में लगातार आते जाते रहते हैं। उनकी मदद होती भी है, हमसे जो संभव है वो मैं करता हूँ। लेकिन दुखद यह है कि मार्गदर्शन देने का काम जो अगर मैं स्वयं से करता रहा हूँ,
रास्ता दिखाने का जो काम मैं करता हूँ उस पर लोग गंभीर नहीं होते हैं। अपनी समस्याओं के साथ जरूर आकर के बात करते हैं, लेकिन समस्या खत्म हो जाने के बाद किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं रखते हैं, और जब फिर समस्या आती है तो खोज ही लेते हैं। तो ड्राइवरों की समस्या छोटी मोटी नहीं है, इस पे पूरा सर्वे होना चाहिए। सड़कों की चौड़ाई आप अमूमन देखिएगा, ग्रामीण सड़क चाहे बिहार सरकार का जो राजमार्ग है, राज्य मार्ग नहीं, राज्य का मार्ग जो है सो राजमार्ग, तो एनएच का भी आप हाल देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या स्थिति है। वैशाली जिले में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग सही स्थिति में नहीं है। वहीं राज्यों का जो राजमार्ग है वह राजमार्ग भी बहुत बुरे कंडीशन में है। उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, कम से कम 5-5 फीट की चौड़ाई और होनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक जो सड़क पे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, पैदल कुछ दूर चलने वाले लोग हैं सड़कों पर, उनके लिए कुछ जगह हो। 10 फीट की चौड़ाई, जैसे महुआ रोड है उसकी 10 फीट की चौड़ाई और होनी चाहिए। रामविलास पासवान ने 2001 में जमदाहा से लेकर के मुसी-घराड़ी तक एनएच की घोषणा करवाई, लेकिन 25 साल हो गए, एनएच का उसमें गुण नहीं है। आज भी राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग लिखा जाता है, लेकिन वो राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों से ज्यादा चौड़ा नहीं है। तो घटनाएं होनी लाजमी है। औद्योगिक क्षेत्र उसी क्षेत्र में है जहां पे लाखों गाड़ियों का, बड़ी बड़ी ट्रकों का आना जाना होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, औद्योगिक क्षेत्र में आसमान चौक से होकर के जाते हैं। समस्याएं सरकार ने उत्पन्न करके रखा है। आम पब्लिक किसी भी तरीके से घसीटता रहे, पीसता रहे, कोर्ट कचहरी का काम चलता रहे, ताकि रोजगार युक्त समाज बना रहे। कहीं ना कहीं ठुकेगा तो कोई रोजगार तो पाएगा, कोई केस करने जाएगा तो किसी वकील का पेट तो भरेगा। तो सरकार की नीति और सड़कें टूटी हुई रहेंगी तो साल में 2 बार अगर राष्ट्रीय राजमार्ग न टूटे तो ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार अगर कमाएगा नहीं तो उनको राजनीतिक दलों को चंदा कैसे देगा? और राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोग जो बनाएंगे, वो जितने भी गुंडे तरीपार लोग हैं वो गृह मंत्री बन जाएंगे। और गृह मंत्री क्या करेंगे? घर के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो लूट के खाने की आदत पड़ी हुई है, डकैती करके खाने की आदत है, लूटने में महारथी होते हैं। तो आप सभी को दूसरी कहानी के साथ मैं, अगली कहानी कुछ दिलचस्प होगा। हाजीपुर पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी कहानी मैं लेके आऊंगा कि किस प्रकार से हाजीपुर को बर्बाद करने की नींव रख दी गई है, और यहाँ के जिलाधिकारी ने दलाली के सभी बिंदु को पार कर दिया है, चरम पे जाकर हाजीपुर को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिंह। हम पृथ्वी बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तिरहुत शोध एवं विकास प्रतिष्ठान, भारत वैशाली, तिरहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। हमारा लक्ष्य विकास के साथ सुरक्षा। बना लेंगे मिलकर अपना घर और जीवन बेहतर। अगर ब्रह्मांड को बचाना है तो संपूर्ण देश की सोच को बदलने की जरूरत है। हमें बढ़ाना होगा कदम पूरे भारत के लिए। हमारी है जिम्मेवारी कि हम पृथ्वी से संपूर्ण ब्रह्मांड की करें सुरक्षा। आप सभी का धन्यवाद।